Your goal is not in her. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद आप बखैर होंगे। आपके सबक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सबक नंबर 12, जी आया साहब। क्या नाम है आपके सबक का? जी आया साहब। ये सबक ये कहानी एक छोटे बच्चे की है जो इंस्पेक्टर साहब के घर में काम करता है और वो बेचारा दिन भर काम करता है, अनथक मेहनत कोशिश करता है और दिन भर काम में लगा रहता है। तो आइए पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बावर्ची खाने की धुंधली फिजा में बिजली का एक अंधा कुमकुमा चिराग गोरकी मानिंद अपनी सुर्ख रोशनी फैला रहा था। बावर्ची खाने में क्या चल रहा था? एक कुमकुमा चिराग गोरकी, ऐसा चिराग जिससे मालूम होता है कि वो कब्र पर जलने वाला चिराग। चिराग गोरकी किसे कहते हैं? कब्र पर जलने वाला चिराग जो बिल्कुल हल्की रोशनी दे रहा है। दूर कोने में पानी के नल के पास एक छोटी उम्र का लड़का बैठा बर्तन साफ करने में मशगूल था। ये इंस्पेक्टर साहब का नौकर था। बर्तन साफ करते वक्त ये लड़का कुछ गुनगुना रहा था। ये अल्फाज ऐसे थे जो इसकी जुबान से बगैर किसी कोशिश के निकल रहे थे। जी आया साहब, जी आया साहब, बस अभी साफ हो जाते हैं। साहब अभी बर्तनों को राख से साफ करने के बाद इन्हें पानी से धोकर करीने से रखना भी था और ये काम जल्दी से ना हो सकता था। लड़के की आंखें नींद से बंद हुई जा रही थीं। सर सख्त भारी हो रहा था, मगर काम के बगैर आराम ये क्यों कर मुमकिन था। अब एक छोटा बच्चा था, उसके साथ इतना काम था और हर वक्त उसको इतना बुलाया जाता था कि उसे जी आया साहब, जी आया साहब बोलने की आदत हो गई थी। ऐसे छोटे बच्चों को काम पर नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये कानूनन जुर्म है। लेकिन पहले क्या होता था कि छोटे बच्चों को अब भी लोग अपने घर में काम पर रखते हैं और उससे ज़रूरत से ज़्यादा काम करवाते हैं। दफ्तन लड़के ने नींद के नाकाबिले मगलूब हमले को महसूस करते हुए अपने जिस्म को एक जुम्बिश दी और जी आया साहब, जी आया साहब गुनगुनाता हुआ फिर काम में मशगूल हो गया। अब लड़के को बहुत नींद आ रही थी और नींद का क्या हो रहा था? हमले हो रहा महसूस कर रहा था, लेकिन वो क्या कर रहा था? अपने आप को हिला रहा था, जुम्बिश दी और जी आया साहब गुनगुनाते हुए फिर काम में मशगूल हो गया। जी आया साहब लड़का जो इन्हें अल्फाज की गर्दानी कर रहा था, गर्दानी यानी बार बार बोल रहा था, भाग कर अपने आका के पास गया। इंस्पेक्टर साहब ने कंबल से मुंह निकाला और लड़के पर खफा होते हुए कहा, बेवकूफ़ के बच्चे, आज फिर यहाँ सुराही और गिलास रखना भूल गया है। अभी लाया साहब, अभी लाया साहब। कमरे में सुराही और गिलास रखने के बाद वो अभी बर्तन साफ करने के लिए बैठा ही था कि फिर इस कमरे से आवाज़ आई, कासिम, कासिम। जी आया साहब। कासिम भागता हुआ अपने आका के पास गया। बम्बई का पानी किस कदर ख़राब है, जाओ पारसी के होटल से सोडा लेकर आओ, बस भागे हुए जाओ, सख्त प्यास लग रही है। बहुत अच्छा साहब। कासिम भागा हुआ गया और पारसी के होटल से, जो घर से करीबन निस्फ मील के फासले पर वाक़ था, सोडे की बोतल ले आया और अपने आका को गिलास में डालकर दे दी। अब तुम जाओ, मगर इस वक्त क्या कर रहे हो? बर्तन साफ नहीं हुए क्या? अभी साफ होते हैं साहब। और हाँ, बर्तन साफ करने के बाद मेरे स्याह बूट को पॉलिश कर देना, मगर देखना एहतियात रहे, चमड़े पर कोई खराश ना आए वरना। कासिम को वरना के बाद का जुमला बखूबी मालूम था। बहुत अच्छा साहब कहते हुए वो बावर्ची खाने में वापस चला गया और बर्तन साफ करने शुरू कर दिए। अब नींद उसकी आंखों में सिमटी चली आ रही थी, पलकें आपस में मिली जा रही थीं, सर में सीसा उतर रहा था। ये ख्याल करते हुए साहब के बूट भी अभी पॉलिश करने हैं, कासिम ने अपने सर को जोर से जुम्बिश दी और वही राग अलापना शुरू कर दिया। अब कासिम को इतना सारा काम था और उसे नींद भी आ रही थी। जी आया साहब, जी आया साहब, बूट अभी साफ हो जाते हैं साहब, मगर नींद का तूफान हजार बंद बांधने पर भी ना रुका।
अब उसे महसूस होने लगा कि नींद जरूर गलबा पाकर रहेगी, लेकिन अभी बर्तनों को धोकर इन्हें अपनी अपनी जगह पर रखना बाकी था। इस वक्त एक अजीब ख्याल उसके दिमाग में आया, भाड़ में जाए बर्तन और चूल्हे में जाए बूट। क्यों ना थोड़ी देर इसी जगह पर सो जाऊं और फिर चंद लम्हात आराम के बाद इसके कान बूट बूट की आवाज़ों से गूंज उठे। बहुत अच्छा साहब, अभी पॉलिश करता हूँ। बड़बड़ाता हुआ कासिम बिस्तर पर से उठा जैसे इसके आका ने अभी बूट रोगन करने के लिए हुक्म दिया है। अभी कासिम बूट का एक पैर भी अच्छी तरह पॉलिश करने ना पाया था कि नींद के गलबे ने उसे वहीं पर सुला दिया। उसे इतनी नींद आ रही थी कि वो बूट पॉलिश किए बगैर सो गया। सुबह जब इंस्पेक्टर साहब ने अपने नौकर को बाहर बरामदे में बूटों के पास सोया हुआ देखा तो इसे ठोकर मारकर जगाते हुए कहा, ये सुअर की तरह यहाँ बेहोश पड़ा है और मुझे ख्याल था कि इसने बूट साफ कर दिए होंगे। नमक हराम अबे कासिम। अब जो इंस्पेक्टर साहब थे वो आए और देखा कि इस बूट के पास सोया है तो उसे कितने बेदर्दी से पाँव से ठोकर मारकर उठाया और क्या बोले, ये नमक हराम, इसने बूट भी साफ नहीं की। जी आया साहब। कासिम के मुंह से इतना ही निकला था कि इसने अपने हाथ में बूट साफ करने का ब्रश देखा। फौरन ही इसने मामले को समझते हुए उसने लरजते हुई आवाज में कहा, मैं सो गया था साहब, मगर बूट अभी पॉलिश होते हैं साहब। ये कहते हुए इसने जल्दी जल्दी बूट को ब्रश से रगड़ना शुरू कर दिया। कासिम। जी आया साहब। कासिम भागा हुआ नीचे आया और अपने आका के पास खड़ा हो गया। देखो, आज हमारे यहाँ मेहमान आएंगे, इसलिए बावर्ची खाने के तमाम बर्तन अच्छी तरह साफ कर रखना। फर्श भी धुला हुआ होना चाहिए। इसके अलावा तुम्हें मुलाकाती कमरों की तस्वीरों, मेज़ों और कुर्सियों को भी साफ करना होगा, समझे? मगर ख्याल रहे, मेरी मेज़ पर एक तेज धार चाकू पड़ा हुआ है, इसे मत छेड़ना। मैं अब दफ्तर जा रहा हूँ, मगर ये काम 2 घंटे से पहले हो जाना चाहिए। अब जो इंस्पेक्टर साहब थे उन्होंने कासिम को बहुत सारा काम समझाया और वो चले गए। कासिम ने क्या जवाब दिया, बहुत बेहतर साहब। इंस्पेक्टर साहब दफ्तर चले गए। कासिम बावर्ची खाना साफ करने में मशगूल हो गया। 1.5 घंटे की अनथक मेहनत के बाद, यानी लगातार कोशिश के बाद, इसने बावर्ची खाने के तमाम काम को ख़त्म कर दिया और हाथ पांव साफ करने के बाद झाड़न लेकर मुलाकाती कमरे में चला गया। कपड़ा, एक झाड़ने वाला कपड़ा जो झाड़न होता है उसे लेकर मुलाकाती कमरे में चला गया कमरे की सफाई करने। अभी तमाम कमरा साफ करना था और वक्त बहुत कम रह गया था। चुनांचा कासिम ने जल्दी जल्दी कुर्सियों पर झाड़न मारना शुरू कर दिया। अभी वो कुर्सियों का काम खत्म करने के बाद मेज साफ करने जा रहा था कि उसे यकायक ख्याल आया, यानी अचानक ख्याल आया, आज मेहमान आ रहे हैं, खुदा मालूम कितने बर्तन साफ करने पड़ेंगे और ये नींद कम वक्त कितना सता रही है, मुझसे तो कुछ भी ना हो सकेगा। कासिम सोच रहा है कि आज मेहमान आएंगे और बहुत सारा बर्तन होगा और मुझे नींद भी बहुत आ रही है। ये सोचते वक्त वो मेज पर रखी हुई चीज़ों को पोंछ रहा था कि अचानक उसे कलमदान के पास एक खुला हुआ चाकू नजर आया। वही चाकू जिसके मुतालिक इसके आका ने कहा था कि बहुत तेज है। चाकू का देखना था कि इसकी जबान पर ये लफ्ज खुद ब खुद जारी हो गए, चाकू, तेज धार चाकू, यही तुम्हारी मुसीबत को ख़त्म कर सकता है। कुछ और सोचे बगैर कासिम ने तेज धार चाकू उठा अपनी उंगली पर फेर लिया। उसने क्या किया, तेज धार चाकू को उठाया और अपनी उंगली पर फेर लिया। अब वो शाम के वक्त बर्तन साफ करने की जहमत से बहुत दूर था और नींद प्यारी प्यारी अब इसे बआसानी नसीब हो सकती थी। उंगली से खून की सुर्ख धार बह रही थी, सामने वाली दवात की सुर्ख रोशनाई से कहीं चमकीली। कासिम इस खून की धार को मुसर्रत भरी आंखों से देख रहा था और मुंह में ये गुनगुना रहा था, नींद नींद प्यारी नींद। थोड़ी देर के बाद वो भागा हुआ अपने आका की बीवी के पास गया जो जनान खाने में बैठी सिलाई कर रही थी और अपनी जख्मी उंगली दिखाकर कहने लगा, देखिए बीबी। अरे कासिम, ये तूने क्या किया? कमबख्त साहब के चाकू को छेड़ा होगा तूने। ये किसने कहा? बीबी ने कहा।
बीबी जी बस मेज साफ कर रहा था और इसने काट खाया। कासिम हंस पड़ा। कासिम क्या कर रहा, हंस दिया। कासिम अपनी फतह पर जेरे लब मुस्कुरा रहा था। कासिम को लग रहा था कि अब तो मेरी जीत हो गई, हमने अपना उंगली काट लिया और मुझे अब काम नहीं करना पड़ेगा। उंगली पर पट्टी बंधवा कर कासिम फिर कमरे में आ गया और मेज पर पड़े हुए खून के धब्बों को साफ करने के बाद खुशी खुशी अपना काम खत्म कर दिया। आका की खफगी आने वाली मुसरत ने भुला दी और कासिम को कूदता फांदता हुआ अपने बिस्तर में जा लेटा। 3-4 रोज तक बर्तन साफ करने की जहमत से बचा रहा। कासिम का हाथ कट गया था, इसलिए 3-4 दिन तक उसे बर्तन नहीं धोना पड़ा और बर्तन साफ करने की जहमत से कासिम बचा रहा। मगर उसके बाद उंगली का जख्म भर आया। अब फिर वही मुसीबत नमूदार हो गई। फिर क्या होगा, फिर बर्तन धोने के लिए कासिम को मिला। कासिम साहब की जुराबें और कमीजें धो डालो। बहुत अच्छा बीबी जी। कासिम इस कमरे का फर्श कितना बदनुमा हो रहा है, पानी लाकर अभी साफ करो, देखना कोई दाग धब्बा बाकी ना रहे। बहुत अच्छा साहब। कासिम शीशे के गिलास कितने गंदे हो रहे हैं, इन्हें नमक से साफ करो। जी अच्छा साहब। कासिम तोते का पिंजरा किस कदर गलीज हो रहा है, इसे साफ क्यों नहीं करते। गलीज यानी गंदा हो रहा है। अभी करता हूँ बीबी जी। अब कासिम को जब उंगली ठीक हुआ, बहुत सारा काम कासिम को करना पड़ा। कासिम अभी खाकरोब आता है, तुम पानी डालते जाना, सीढ़ियों को धो डालेगा। खाकरोब माने क्या होता है, खाकरोब माने होता है झाड़ू देने वाला। तो अब बीबी जी क्या बोलेंगे, कासिम अभी खाकरोब आता है, तुम पानी डालते जाना, सीढ़ियों को धो डालेगा। बहुत अच्छा साहब। कासिम जरा भाग के एक आने का दही तो ले आना। अभी चला बीबी जी। एक रोज इंस्पेक्टर साहब की मेज साफ करते वक्त इसके हाथ खुद ब खुद चाकू की तरफ बढ़े और एक लम्हे के बाद उसकी उंगली से खून बह रहा था। अब इस पर कासिम ने क्या किया, इस बार भी उसने जानबूझकर उंगली काट लिया। इंस्पेक्टर साहब और उनकी बीवी कासिम की यह हरकत देखकर बहुत खफा हुए। चुनांचा सजा की सूरत में उसे शाम को खाना ना दिया गया, मगर वो अपनी ईजाद करदा तरकीब की खुशी में मगन था। वो खुश था कि अब मेरा उंगली कट गया और मुझे बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे, और वो बहुत खुश था। एक वक्त रोटी ना मिली, उंगली पर मामूली सा जख्म आ गया, मगर बर्तनों का अंबार साफ करने से निजात मिल गई। ये सौदा कुछ बुरा ना था। चंद दिनों के बाद इसकी उंगली का जख्म ठीक हो गया। अब फिर काम की वो भरमार शुरू थी। 15-20 रोज गधों सी मुशक्कत में गुजर गए। इस अरसे में कासिम ने बार बार इरादा किया कि चाकू से फिर अपनी उंगली जख्मी करे, मगर अब मेज पर से वो चाकू उठा लिया गया और बावर्ची खाने वाली छुरी कुंद थी यानी तेज नहीं थी, मोटी भद्दी थी। एक बार इसके आका ने इसे अलमारी साफ करने को कहा, जिसमें अद्वियात की शीशियां और मुख्तलिफ चीजें पड़ी हुई थी। अलमारी साफ करते वक्त उसे दाढ़ी मूंडने का एक ब्लेड नजर आया। अब अलमारी साफ करते वक्त उसे क्या नजर आया, दाढ़ी मुड़ने का ब्लेड नजर आया। ब्लेड को पकड़ते ही इसने अपनी उंगली पर फेर लिया। धार थी बहुत तेज और बारीक, उंगली में दूर तक चली गई, जिससे बहुत बड़ा जख्म बन गया। कासिम ने बहुत कोशिश की कि खून निकलना बंद हो जाए, मगर जख्म का मुंह बड़ा था, वो ना थमा। सेरो खून पानी की तरह बह गए। ये देखकर कासिम का रंग कागज की मानिंद सफेद हो गया। भागा हुआ अपनी आका की बीवी के पास गया। बीबी जी, मेरी उंगली में साहब का अस्तरा लग गया है। कासिम, अब तुम हमारे घर में नहीं रह सकते। अब बीबी जी गुस्सा हो गई और उन्होंने क्या कहा कि अब तुम हमारे घर नहीं रह सकते। वो क्यों बीबी जी? ये साहब से दरियाफ्त करना। 4 बजे के करीब इंस्पेक्टर साहब दफ्तर से घर आए और अपनी बीवी से कासिम की नई हरकत सुनकर इसे फौरन अपने पास बुलाया। क्यों मियाँ, ये उंगली को हर रोज जख्मी करने के क्या माने हैं? अब इंस्पेक्टर साहब इससे पूछ रहे हैं। कासिम खामोश खड़ा रहा। तुम नौकर ये समझते हो कि हम लोग अंधे हैं और हमें बार बार धोखा दिया जा सकता है। अपना बिस्तर बोरिया दबाकर नाक की सीध में यहाँ से भाग जाओ। हमें तुम जैसे नौकरों की कोई ज़रूरत नहीं। इंस्पेक्टर साहब उसको डांट रहे और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारे जैसे नौकरों की कोई ज़रूरत नहीं। मगर साहब,
साहब को बच्चा, भाग जा यहाँ से, तेरी बकाया तनख्वाह का 1 पैसा भी नहीं दिया जाएगा। अब जो उसकी तनख्वाह बाकी थी उसका पैसा भी उन्होंने कहा कि नहीं दिया जाएगा। अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। कासिम रोता हुआ कमरे से बाहर चला गया। तोते की तरफ हसरत भरी निगाहों से देखा। तोते ने भी खामोशी में इससे कुछ कहा और अपना बस्तरा लेकर वो सीढ़ियों से नीचे उतर गया। खैराती अस्पताल में एक नौखेज लड़का, यानी नौखेज यानी कम उम्र का लड़का, दर्द की शिद्दत से लोहे के पलंग पर करवटें बदल रहा है। पास ही 2 डॉक्टर बैठे हैं। अब ये बेचारा अकेला था, न इसके माँ थे न बाप था। वो कहाँ था? खैराती अस्पताल में क्या कर रहा था? दर्द से करवटें बदल रहा था। पास ही 2 डॉक्टर बैठे थे। इनमें से एक डॉक्टर अपने साथी से मुखातिब हुआ। जख्म खतरनाक सूरत इख्तियार कर गया है, हाथ काटना पड़ेगा। बहुत बेहतर, दूसरे डॉक्टर ने कहा। यह कहते हुए दूसरे डॉक्टर ने अपनी नोट बुक में इस मरीज का नाम दर्ज कर लिया। एक 24 तख्ते पर जो चारपाई के सरहाने लटका हुआ था, मुंदरजा झैल अल्फाज लिखे थे। अब क्या अल्फाज लिखे थे? नाम मोहम्मद कासिम, वल्द अब्दुर्रहमान मरहूम, यानी उनका इंतकाल हो चुका, इसे मरहूम लगाते। उम्र 10 साल। इनके वालिद नहीं थे और बच्चे का नाम क्या था? मोहम्मद कासिम, और उम्र 10 साल। ये कहानी सादत हसन मंटू की लिखी हुई है। सादत हसन मंटू ऐसी कहानी लिखते थे जिसमें बिल्कुल सच्चाई जाहिर हो। ये घर के नौकरों की कहानी है। किस नौकर के साथ छोटे हो या बड़े हो, बड़े घर में कैसा सलूक किया जाता है, कैसा बुरा सलूक किया जाता है। और बच्चों को इतना ज़रूरत से ज़्यादा काम दिया जाता है कि बच्चे घबरा कर उल्टी सीधी हरकत कर बैठते हैं। आइए अब अल्फाज और मायने पढ़ते हैं। कुमकुमा यानी बल्ब, कंदेल। चिराग गौर यानी कब्र पर जलने वाला चिराग। मशगूल काम में लगा हुआ, मसरूफ। जुम्बिश माने होता है हिलना, हरकत। खराश खरोच को कहते हैं, किसी चीज में हल्का सा खरोच लग जाए उसे खराश कहते हैं। राग लापना यानी मुहावरा है। गाना गाना, अपनी ही हाँकते रहना। लम्हात क्या है? लम्हे की जमा, पल। रोगन यानी तेल। अनथक ना थकने वाला। खफगी यानी नाराजगी। जराबें किसे बताए? जराब की जमा यानी मोजे। गलीज गंदा, मैला। खाकरोब झाड़ू देने वाला। अद्वियात, अद्विया की जमाए यानी दवाएं। नौखेज यानी नौमर। 24 तख्ता यानी लकड़ी का तख्ता। अब आइए सवाल जवाब देखते हैं। सोचिए और बताइए आपने क्या क्या पढ़ा और इसके क्या जवाब होंगे। तो आइए हम आपको सवाल जवाब बताते हैं। सवाल नंबर 1 है, इंस्पेक्टर साहब का रवैया कासिम के साथ कैसा था? तो जवाब लिखेंगे, इंस्पेक्टर साहब का रवैया कासिम के साथ सख्त था। सवाल 2 है, कासिम इंस्पेक्टर साहब के हर हुक्म पर क्या कहता था? तो जवाब लिखेंगे, कासिम इंस्पेक्टर साहब के हर हुक्म पर जी आया साहब कहता था। सवाल नंबर 3 है, घर का काम कासिम किस ढंग से करता था? जवाब लिखें, घर का काम कासिम बेदिली, सुस्ती और गुनगुना कर करता था। सुस्ती भी उसे लगती थी, बेदिली, और हर वक्त गुनगुनाता भी था। सवाल 4 है, कासिम की नींद किस वजह से पूरी नहीं होती थी? तो जवाब लिखेंगे, हर वक्त काम करने की वजह से कासिम की नींद नहीं पूरी होती थी। सवाल 5 है, कासिम ने पहली बार काम से बचने के लिए क्या किया? तो जवाब लिखेंगे, कासिम ने काम से बचने के लिए पहली बार चाकू से हाथ काट डाला। सवाल 6 है, चाकू से उंगली कटने के बाद भी कासिम क्यों मुस्कुराया? जवाब, चाकू से उंगली कटने के बाद भी कासिम इसलिए मुस्कुराया कि अब इसे बर्तन धोने से निजात मिली और नींद प्यारी प्यारी उसे नसीब हो सकती है। सवाल 7 है, इंस्पेक्टर साहब ने आखिरी मर्तबा उंगली काटने पर इसके साथ क्या बर्ताव किया? जवाब लिखें, इंस्पेक्टर साहब ने आखिरी मर्तबा उंगली काटने पर इसे घर से निकाल दिया। सवाल 8 है, डॉक्टरों ने कासिम के जख्म के बारे में क्या राय दी? जवाब लिखेंगे, डॉक्टरों ने कासिम के जख्म के बारे में कहा कि जख्म खतरनाक सूरत इख्तियार कर गया है, हाथ काटना पड़ेगा। 9 है, चारपाई से लटके हुए 24 तख्ते पर क्या लिखा था? तो जवाब क्या लिखेंगे, चारपाई से लटके हुए तख्ते पर नाम मोहम्मद कासिम, वल्द अब्दुर्रहमान मरहूम, उम्र 10 साल लिखा था।
लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। नंबर 1 है मशगूल, मैं काम में मशगूल हूँ, यानी बिजी हूँ। जुम्बिश, कासिम ने अपने जिस्म को जुम्बिश दी। लम्हात, कासिम को किसी लम्हात फुर्सत नहीं होती थी, यानी किसी भी वक्त फुर्सत नहीं होती थी। अंथक, कासिम दिन भर अंथक मेहनत करता था। गलीज, गलीज यानी गंदगी, मुझे गलीज चीज़ों से नफरत है। खफगी यानी खफा होना, नाराज होना, बेगम साहिबा कासिम से खफा हो गई थी। नौखेज यानी कम उम्र, कासिम एक नौखेज लड़का था। इन लफ्जों के मुतजाद लिखिए। आइए अब देखते हैं इनके उल्टा लिखना है। नाकाबिल का काबिल होगा, खफा का राजी, स्याह का सफेद, स्याह यानी काला, सफेद उजला, तेज का कुंद, फतह का शिकस्त और गलीज का नफीस। आइए अब वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाएं। फासिला का फासले, लम्हा का लम्हात, हरकत का हरकत, गधा का गधों, दवा का दवाएं, करवट का करवटें और तख्ता का तख्तों। ये वाहिद और जमा हो गए। पढ़िए, समझिए और लिखिए। आइए अब इसे हम बता देते हैं आपको। इसने अलमारी को साफ किया। सलीम की उंगली जख्मी हो गई। अकरम के दोस्त घर पर आए। स्कूल में खेल का मैदान था। ऊपर के जुमलों में को, की, के और मैं ऐसे अल्फाज हैं जिनके अलग कोई माने नहीं है। ऐसे अल्फाज के कोई माने नहीं है। को, के, की का कोई माने नहीं है, लेकिन ये दो लफ्ज़ों के दरमियान ऐसा ताल्लुक कायम करते हैं कि ये अगर ना हो तो सारा जुमला बेरब्त हो जाए, यानी जुमला में कोई रब्त ना हो। कवायद में इन्हें हुर्फ रब्त कहते हैं। ऐसे हुरूफ को क्या कहा जाता है? ऐसे हुरूफ को हुरूफ रब्त कहते हैं। ये दो लफ्ज़ों के दरमियान ताल्लुक पैदा करके जुमलों को मुकम्मल बनाते हैं। इनके बगैर क्या लगता है? जुमले नामुकम्मल लगते हैं। लेकिन जब को, के, की, मैं ये सब लगाते हैं तो जुमले क्या हो जाते हैं? मुकम्मल हो जाते हैं। ऐसे जुमलों को क्या कहते हैं? बेरब्त कहते हैं। ऐसे हुरूफ को क्या कहते हैं? रब्त कहते हैं। इस सबक से 5 जुमले तलाश करके लिखे जिनमें हुरूफ रब्त हो। आइए पढ़ते हैं गौर करने की बात। छोटे बच्चों को नौकर रखना और इन पर काम का बोझ डालना दोनों कानून की नज़र में जुर्म है। छोटे बच्चों को नौकर भी नहीं रखना चाहिए और नहीं तो इस पर काम का बोझ डालना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो बस पढ़ने लिखने के लिए हैं और खेलने कूदने के लिए हैं। ऐसे क्या है? ये सब क्या है? कानूनन जुर्म है। और अगर शिकायत कर दी जाए तो नौकर रखने वाले पर जुर्माना और सजा दोनों हो सकती है। काम की ज्यादती ने ही कासिम को अपना हाथ जख्मी करने पर मजबूर किया और बार बार ये अमल करने की वजह से इसकी नौकरी भी गई और डॉक्टरों ने इसका हाथ काटने को ही इसके हक में बेहतर समझा। इस कहानी से यह नसीहत मिलती है कि बगैर सोचे समझे कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो जानलेवा साबित हो। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।